कई सालों पहले एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जिपेटो था। वो लकड़ी के खिलौने बना के बेचता था। उसे जिंदगी में एक ही दुख था कि उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जंगल में उसे एक पेड़ का तना मिला जो खिलौना बनाने के लिए सही था। बिल्कुल सही है ये लकड़ी। मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊंगा। जिपेटो वो लकड़ी लेके अपनी वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया। अचानक से कुछ अजीब सा हुआ। एक आवाज आई उस लकड़ी से। आ! पहले तो जिपेटो चौंक गया, पर फिर उसे लगा कि उसने गलत सुना और उसने पुतला बनाना चालू रखा और फिर वही आवाज वापस आई। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे कान भी बजने लगे हैं। जिपेटो ने अपना काम चालू रखा। सबसे पहले पुतले का चेहरा बना, फिर उसके हाथ और पैर। जिपेटो का पुतला पूरा बन गया। उसे कुर्सी पर रख के उसने सफाई शुरू की। तभी उसे एक आवाज आई, हेलो। जिपेटो ने यहाँ वहां देखा, पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा। तो उसने अपना काम चालू रखा। थोड़ी देर में वो पुतला कुर्सी से नीचे कूदा और नाचने लगा। ये देख के जिपेटो का सर चकरा गया। अरे बाप रे, इस पुतले में तो जान है। ये कोई बच्चा तो नहीं था, पर बच्चों की तरह ही हंसता बोलता और नाच रहा था। जिपेटो ने उसे उठाया। अब से तुम्हारा नाम पिनोकियो है मेरे बच्चे। जिपेटो और पिनोकियो खुशी से रहने लगे। पिनोकियो के स्कूल जाने का समय हो गया था, पर जिपेटो के पास उसके स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए जिपेटो ने अपना कोट बेच के उसके पैसे पिनोकियो को दिए। पिनोकियो उन पैसों के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा, रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को निहारते हुए। अचानक उसे सामने एक जगह खलबली सी दिखी। क्या हो रहा है जानने के लिए वो भीड़ के बीच में गया और आसानी से उस पार पहुंच गया। छोटा सा उस पार था एक रंग बिरंगा टेंट, सर्कस टेंट। वहां पे एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। पिनोकियो को देखना था कि अंदर है क्या, पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा, अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं। पिनोकियो को उन पैसों का ख्याल आया जो जिपेटो ने उसे स्कूल के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिए। टेंट के अंदर बड़ा मजा आ रहा था। उसने वहां कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे नाच रहे थे। ये दोनों भी लकड़ी के बने हैं। पिनोकियो भी स्टेज पे चढ़कर उनके साथ नाचने लगा, पर ये वहां खड़े दर्शकों को नहीं पसंद आया। सर्कस का मालिक जो ऊपर से इन पुतलों को डोरी से नचा रहा था, बड़ा खुश हुआ एक जिंदा पुतला देख के। अरे वाह, क्या बात है। बिना डोरी का ये पुतला, ये तो मुझे अमीर बना देगा, माला माल बना देगा। शो के खत्म होते ही उसने पिनोकियो को पकड़ा और उसे बंदी बना लिया। पिनोकियो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जिपेटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया, तो वो रोने लगा। पिनोकियो को इस तरह
अफसोस करते हुए देख एक फेरी वहां आई। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, पर वही गलती फिर मत करना। पिनोकियो बहुत खुश था। पर अब कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? फेरी ने जादू किया और पिनोकियो के हाथ में पैसे आ गए। इस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना, अब सीधे स्कूल जाओ। फेरी ने उसे सर्कस से छुड़ा लिया। खुशी से घूमते गाते पिनोकियो स्कूल की ओर चल पड़ा। फिर से उसे इतनी खुशी में देख चालाक लोमड़ी और उसका दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और उससे पैसे ठगने का प्लान बनाया। अरे भाई, इतने झूमते घूमते कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ। अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे, फिर तुम्हारे पास भी एक अपना धन वृक्ष होगा। जब चाहो जाके उसमें से पैसे तोड़ लिया करना। भोले भाले पिनोकियो ने लोमड़ी की बात मान के उससे पैसे दे दिए। पैसे लेके लोमड़ी और बिल्ली उड़नछू हो गए। पिनोकियो को चिंतित देख के फेरी फिर से आई। तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे? मैंने जो पैसे दिए थे स्टेशनरी के लिए वो कहाँ हैं? फेरी को मालूम था कि उसने पैसे लोमड़ी को दे दिए हैं। उसने पिनोकियो से कहा, मुझसे झूठ मत बोलना वरना पनिश करूंगी मैं। फिर भी पिनोकियो ने झूठ बोला। मैंने स्टेशनरी खरीद लिया पर स्कूल में रख दिया है। इतना बोलते ही उसकी नाक लंबी होने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? जैसे जैसे वो झूठ बोलता गया उसकी नाक और लंबी होती गई, इतना लंबा कि अब सर हिलाना मुश्किल हो गया था। अरे रे, ये क्या हो रहा है? फिर उसने फेरी को सच सच सब बता दिया कि क्या हुआ था। पिनोकियो ने सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए फेरी ने उसकी नाक ठीक कर दी। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने सच कहा। जादू से उसने वो पैसे पिनोकियो को दे दिए जो लोमड़ी ने उससे लिए थे और उसे समझाया कि पैसे बर्बाद ना करे। फिर से पैसों को हाथ में लिए पिनोकियो झूमते गाते फिर से आगे बढ़ने लगा और अब एक नई मुसीबत सामने आई। सर्कस का मालिक जिसने उसे बंदी बनाया था वही खड़ा था। सर्कस वाला पिनोकियो से बहुत नाराज था क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो उसे पनिश करना चाहता था। उसने पिनोकियो को उठा के समंदर में फेंक दिया। पिनोकियो समंदर में गिरा तो सही पर डूबा नहीं, वो ऊपर ही रहा क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। उसको ऊपर रहने में बड़ा मजा आ रहा था और उसने हाथ पांव चला के तैरना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने लगा। अरे ये क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? पिनोकियो ने अचानक खुद को एक अंधेरी सी जगह में पाया। इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में पिनोकियो को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था और अब वो उसके पेट के अंदर था। दूसरी तरफ जिपेटो पिनोकियो को लेकर चिंतित था और उसे ढूंढने बाहर निकला। पिनोकियो, पिनोकियो! आखिर में वो उस जगह पहुंचा जहां से पिनोकियो को समंदर में गिराया गया था। वहां मछुआरों से पूछा। एक मछुआरे को पता था उस लड़के के बारे में। उसने बोला कि वो समंदर में गिर गया था। जिपेटो ने उसे मदद मांगी।
उन्हें मालूम था कि जिपेटो एक अच्छा इंसान है। वो तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए। जिपेटो को उसने एक छोटी सी नाव दी पिनोकियो को बचाने के लिए। जिपेटो नाव लेके समंदर में जाता रहा। थोड़ी देर में एक भयानक तूफान आने लगा। इस छोटी सी नाव से बड़े बड़े लहरों का सामना नहीं किया गया और वो डूब गई। और जिपेटो अचानक समंदर के पानी में था। जिपेटो की उम्र बहुत ज्यादा थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। वो समंदर की गहराइयों में जाने लगा। उसी समय जिस बड़ी मछली ने पिनोकियो को निगला था, उसी ने जिपेटो को भी निगल लिया। जिपेटो उसके गले से उतर के सीधा पेट में गया और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे ये आवाज एकाएक पहचान में आ गई। पिनोकियो, मेरे बच्चे, तुम मिल गए आखिर। कितना परेशान था मैं। अपने पापा की आवाज सुन के पिनोकियो रोते हुए उनसे गले मिला। सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। ये देख के कि इस बार पिनोकियो सच में बुरा महसूस कर रहा था, फेरी ने उन दोनों को मछली के पेट से निकालकर सही सलामत किनारे पे पहुंचा दिया। उस दिन से पिनोकियो सयाना हो गया और हमेशा अपने पापा की सुनता। हर रोज वो स्कूल जाता और स्कूल के बाद पापा की मदद करता। फेरी ने देखा कि पिनोकियो ने खुद को इतना अच्छा बच्चा बनाया और उसे इनाम देने की सोची उसने। एक रात जब पिनोकियो सो रहा था, वो उसके पास आई और उस पे जादू किया। सुबह होते ही पिनोकियो स्कूल के लिए तैयार होने लगा। उठते समय उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग है। उसने अपने हाथ देखे, फिर बाकी शरीर देखा। वो चौंक गया। वो अब लकड़ी का ना रहा। वो सभी इंसानों की तरह था, वैसी ही चमड़ी थी। वो कूद के अपने पापा के पास गया। पापा, पापा, मुझे देखो। अपने बेटे को पूरी तरह इंसान हुए देख जिपेटो बहुत खुश हुआ। पिनोकियो, अब तुम मेरे असली बेटे हो। पापा बेटे दोनों गले मिले, आंखों में आंसू लिए खुशी के। पिनोकियो ने फिर कभी झूठ नहीं कहा और उसकी नाक जैसी की तैसी रही। बहुत समय पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसेल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ गुजर गई थी। वो अपने पिता के साथ जंगल में एक झोपड़े में रहते थे। उनके पिता पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में पिस पिस के उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई पत्नी बहुत अमीर परिवार से थी। उनको पसंद नहीं था कि वे गरीब थे और एक झोपड़े में रहते थे, और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसेल और ग्रेटल को कुछ सुनाई दिया। उनकी नई माँ उनके पिता से कुछ बोल रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को भगाओ, वरना हम सब मरेंगे। उनके पिता ने आवाज उठाई, तुम चुप रहो। मैंने सोच लिया है, कल इनको कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुन के ग्रेटल रोने लगी। हैंसेल ने उसे चुप कराया। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता ढूंढ लेंगे घर का। उस रात हैंसेल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जेब में भरकर ले आया।
अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके पिता ने बताया कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसल पत्थर गिरा गिरा के निशानी बना रहा था। शाम होते होते बॉनफायर जला के पिता और माँ निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो कभी नहीं लौटे। रात ढलते ही जंगली जानवरों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। ये सब सुन सुन के हैंसल और ग्रेटल वही आग के पास ही बैठे रहे जब तक कि चांद नहीं आया। अब वो उनके डले हुए पत्थरों को देख देख कर घर की ओर जाने लगे। अच्छा किया हैंसल, कितने समझदार हो तुम। जब दोनों घर पहुंचे पिताजी चौंक गए पर खुश भी थे, और माँ दिखा रही थी जैसे वो खुश थी, पर सब नाटक था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 3 दिन बाद उनकी माँ ने वापस उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए ताकि हैंसल फिर से पत्थर चुनने ना जा पाए। पर हैंसल था समझदार। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपने पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से माँ और पिता निकल लिए, फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसल और ग्रेटल सूरज ढलने से पहले रवाना हो गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसल भी लाचार था। अब के ये दोनों खो गए, ना खाना ना पीना और जान को मुसीबत अलग से। वो 3 दिन यूं ही घूमते रहे। तीसरे दिन उनको एक बेहद सफेद चिड़िया दिखी। उसने इनको गा के सुनाया। वो उस पल अपनी भूख भूल के उस चिड़िया के पीछे गए और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से घर के बाहर। इस घर की दीवार ब्रेड की थी, छत केक की और खिड़कियां बनी थी कैंडी से, और सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसल और ग्रेटल खुशी के मारे रुक ना पाए। सारी थकान भूल के उस घर की ओर भागे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने को गए, अंदर से एक आवाज आई। अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। उन्होंने उनको सारी घटनाएं बताई, तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर के बाहर और अंदर बिल्कुल अलग था। अंदर अंधेरा था और अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाईं, ऐसी भी जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस पे सोए वो बिस्तर इतना मुलायम। सुबह उठे तो देखा कि वो औरत नहीं थी कहीं। उन्हें ढूंढने लगे दोनों। वहीं उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो बक्से भर के खजाना पड़ा था। दोनों चौंक गए। हैंसल और पास से देखना चाहता था। तभी उनकी आवाज फिर आई। क्यों जी, क्या कर रहे हो?
दोनों घूमे और वो चुड़ैल ठीक सामने खड़ी थी। मालूम हुआ कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो इन बच्चों को अपने तहखाने ले जाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने भागना चाहा पर दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसल को बालों से पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटेल को वो किचन ले आई घसीट के। तेरा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए खाना बना। मोटा ताजा होगा तो मुझे उसे खा के मजा आएगा, पर तू कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। ग्रेटेल को उसकी बात माननी ही पड़ी। हैंसल था तो समझदार, उसने तरकीब सोची चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए। हर रात जब चुड़ैल सोती थी, वो पिंजरे के नीचे जमीन में गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसल मोटा हुआ या नहीं। हैंसल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटेल से और खाना बनाने को कह रही थी। कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, अब आज तो मैं हैंसल पाए बनाऊंगी, उसने ग्रेटेल से कहा। अवन में देख जरा, आटा पका या नहीं। वो डरी हुई तो थी, पर ग्रेटेल अपने भाई जैसी समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे अवन में धक्का देने वाली है। मेरा सर अंदर नहीं जा रहा है, आटा नहीं दिख रहा है, ग्रेटेल बोली। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौके पे ग्रेटेल ने सारी ताकत लगा के चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेटेल को पता था कि चाबी कहाँ रखी है। वो फटाफट गई और हैंसल को निकाला। अवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी। वो दोनों वहां से निकल के जंगल की ओर भागे, पर कहाँ जाए ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी मिली। एक बड़े से बतख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम चला कि वो कहाँ हैं। वो दौड़े दौड़े घर पहुंचे। बच्चों को देख पिता बहुत खुश हुए। रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गई और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश की, पर वो मिले ही नहीं। दोनों बच्चे अपने पिता से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब भुला दिया, पर वो पिता के लिए एक सरप्राइज लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से ढेर सारे हीरे मोती निकाले जो उन्हें चुड़ैल के घर में मिले थे। पिता ये देख के चौंक गए। उनके परिवार को फिर कभी तकलीफ नहीं हुई और वो खुशी खुशी रहने लगे। बहुत पहले एक लड़की थी, हाइडी। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसकी आंटी ने उसका ख्याल रखा। एक दिन वो हाइडी को लेके उसके दादाजी के पास गई, जो पहाड़ों में रहते थे। दादाजी जरा चिड़चिड़े स्वभाव के बुजुर्ग थे। वो अकेले एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ये पहली बार था कि हाइडी अपने दद्दू से मिलने जा रही थी। किसी दूसरे शहर में नौकरी मिली है ऐसा कहकर आंटी हाइडी को दद्दू के पास छोड़ के चली गई। दद्दू, जो इतने सालों से अकेले थे,
खुश थे कि उनकी पोती अब उनके साथ है, पर अपनी खुशी हाइडी को नहीं दिखाई। उन्होंने हाइडी के लिए स्टोर रूम में एक प्यारा सा बेड लगाया। हाइडी को दद्दू बड़े पसंद आए और पहाड़ियों में उसे खुशियां मिलने लगी। सुबह उठते ही उसे दद्दू ने अपने बड़े से डॉगी जोसेफ से मिलाया। एक दिन पहाड़ों में घूमते हुए उसे पीटर मिला। पीटर द शेपर्ड, जो अपनी बकरियों को घास चरा रहा था। तुम पहले कभी दिखी नहीं मुझे यहाँ। मैं कल ही आई हूँ, अब दद्दू के साथ ही रहूंगी। अगले दिन वो दोनों एक साथ पहाड़ों में घूमने फिरने लगे। हाइडी की लाइफ बड़ी मजेदार चल रही थी। उसे बहुत प्यार मिल रहा था। पीटर ने शेपर्ड बनना भी सिखाया। पूरा दिन पहाड़ियों में दौड़ा भागी करते हाइडी बहुत खुश थी, पर वो दद्दू के घर के काम में भी हाथ बटाती थी। अपने दद्दू के अवन में ब्रेड बेक करना उसका फेवरेट काम था। वो ब्रेड बना के पीटर की दादी को देती थी और बदले में पीटर की दादी उसे ताज़ा बकरी का दूध पिलाती थी। एक दिन गर्मी के बाद जाड़े का मौसम आ गया। पीटर के स्कूल जाने का वक्त आ गया और हाइडी अकेली हो गई। एक दिन अचानक हाइडी की आंटी उसे वापस शहर ले जाने आई, उसे घर में ही पढ़ा के काम कराने। दद्दू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो माने नहीं, पर जरा सोचने पर उन्हें लगा कि ये हाइडी के लिए अच्छा ही रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई लिखाई करे। मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे दद्दू के पास ही रहना है। पर आंटी के ये कहने पर कि वो उसे कुछ ही दिनों में वापस ले आएंगी, हाइडी मान गई। ट्रेन में लंबा सफर तय करके वो एक महल जैसे घर में पहुंचे। वाओ, इतना बड़ा घर! मैं क्या इस घर में रहने वाली हूँ? हाइडी घर की प्यारी क्लारा से मिली। क्लारा चल नहीं पाती थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। आंटी हाइडी को यहाँ लेकर आई थी ताकि क्लारा को एक दोस्त मिल जाए। ये दोनों बहुत जल्द ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हाइडी के ढंग अलग थे और क्लारा उसकी गलतियों का खूब मजा लेती थी। क्लारा की दादी बहुत कठोर थी। जल्दी उठो आलसी लड़कियों, पढ़ाई नहीं करनी, ऐसे ही रहोगे। क्लारा की दादी हाइडी को बहुत कुछ सिखा रही थी, जैसे ढंग से उठना बैठना और कांटे छुरी से खाना। अब हाइडी कपड़े भी शहर वालों की तरह पहनने लगी थी, पर उसमें आराम नहीं मिल रहा था उसे। क्लारा भी हाइडी को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। हाइडी को क्लारा के साथ रहना अच्छा तो लग रहा था, पर उसे पहाड़ियों और दद्दू की बहुत याद आ रही थी। इतनी याद कि उसको खाना भी नहीं भाता था। क्लारा की दादी और पापा को हाइडी के दुख का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि उसे वापस अपने दद्दू के पास भेजना चाहिए। क्लारा उदास हो गई क्योंकि हाइडी जाने वाली थी। प्यार उसे कहते हैं जब आप किसी की खुशी चाहते हैं, हर कीमत पर, दादी ने कहा। हाइडी की आंटी ने कहा कि क्लारा उससे मिलने अगले साल पहाड़ियों में आएगी। पहाड़ियों में आते ही जैसे उसको जिंदगी वापस मिल गई। वो रास्ते में पीटर के घर गई और उसकी दादी को क्लारा का दिया हुआ ब्रेड दिया। वो दौड़ के दद्दू से मिलने गई और उन्हें बड़े जोर से गले लगा लिया। हाइडी की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसे एक चिट्ठी मिली कि क्लारा उससे मिलने आ रही है। क्लारा को पहाड़ियों और पीटर दोनों पसंद आए, पर पीटर जरा अनमना सा था।
क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लारा हाइडी को अपने साथ वापस शहर ले जाएगी। ये तीनों मिलके बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। पहाड़ियों की ताज़ी हवा, ताज़े फल, सब्जी क्लारा की सेहत के लिए अच्छे थे। पर पीटर को क्लारा से जलन होने लगी क्योंकि वो हाइडी की बेस्ट फ्रेंड थी। पीटर को क्लारा को व्हीलचेयर में बिठाना और घुमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ से नीचे ढकेल दिया। उसे लगा कि इससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ताज़ी हवा के सहारे और बिना व्हीलचेयर के क्लारा में काफी ताकत आ गई और वो हाइडी के साथ धीरे धीरे चलने भी लगी और फिर खुद अकेले बिना किसी सहारे के चलने लगी। मैं चल रही हूँ हाइडी, ये सब तुम्हारी वजह से। एक दिन क्लारा की दादी और पापा वहां आए और वो चौंक गए। उसे चलते हुए देख उन्होंने दद्दू और हाइडी को जी भर के थैंक यू बोला। उसी समय पीटर को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने क्लारा की व्हीलचेयर को ढकेलना कबूल किया। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, बहुत गलत किया मैंने। माफ तो करेंगे ही, है ना क्लारा? भले ही तुमने गलत किया, पर उसका चलना सबसे बड़ी खुशी है। सब खुशी से हंस पड़े। क्लारा और उसके परिवार ने अगले साल फिर आने का वादा किया और ये सभी एक साथ हमेशा खुश रहे।